नमस्कार साथियों, मैं लव के साथ आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी जो सी टैट, यूपी टैट और सभी स्टेट टैट एग्जाम या केवीएस, डी ट्रिपल एस बी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्प्रैक्सिया में डैश में कठिनाई होती है। जो डिस्प्रैक्सिया होता है इसमें बच्चों को किस किस चीज़ में कठिनाई होती है। तो पहला ऑप्शन आपका उत्कृष्ट पेशीय कौशल, फाइन मोटर स्किल, सकल पेशीय कौशल। थर्ड ऑप्शन आपका पेशीय योजना और समन्वय, या फोर्थ ये सभी, इन सभी से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले मैं आपको डिस्प्रैक्सिया के बारे में बताता हूँ। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, बच्चे को जो आपकी मोटर स्किल होती है, जो आप हाथ पैर से जो वर्क करते हो, फाइन मोटर स्किल या ग्रोस मोटर स्किल, इनसे आप काम करते हो, तो इनमें बच्चों को दिक्कत होती है चीज़ों को पकड़ने में, उठाने में, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने में। तो अब इसमें पहला ऑप्शन दिया उत्कृष्ट पेशे कौशल, है तो तीनों ही, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन इनमें से कौन सा सही है या फिर सारे सही है, तो आपको पता होना चाहिए। जो उत्कृष्ट पेशे कौशल, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, शेष अवस्था में होता है, तो वो बच्चा जो है वस्तुओं तक पहुंचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उत्कृष्ट पेशे गत्यात्मक जो कौशल होते हैं हमारी, या उत्कृष्ट पेशे कौशल होती है, इनका यूज़ करता है। और इनसे पहले करता है बच्चा सकल पेशे कौशल को। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बच्चे में पहले विकसित होता है। जैसे सेकंड ऑप्शन में जो है सकल पेशे कौशल, इसमें बच्चे के जो वो समायोजन करने में, अपने जो आसपास का जो वातावरण है, जो बच्चा शेष अवस्था में होता है, बहुत छोटा होता है, तो अपने घुटनों को बल चलता है, दीवार को पकड़ के हाथ से सहारा लेकर दीवार को पकड़ पकड़ चलने की कोशिश करता है आराम आराम से। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा वो पूरी तरह से चलना सीख जाता है धीरे धीरे करके। तो सकल पेशे कौशल बच्चे में पहले विकसित होता है। उसके बाद फिर वो उत्कृष्ट पेशे कौशल की तरफ बढ़ता है। उत्कृष्ट पेशे कौशल में क्या होता है, बच्चा अब चल रहा है, दौड़ रहा है, अब वो चीज़ों को, उनको पकड़ना, उनको फेंकना, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, ये इन चीज़ों को करना सीखता है। इसमें बच्चे का माइंड का और उसके जो कौशल है, हैंड का या फिर बॉडी का जो मूवमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका पेशे योजना और समन्वय, मतलब जो बच्चा है वो चीज़ों को, छोटा जो बच्चा है वो चीज़ों को देखता है, वो दिमाग में पहले एक प्लानिंग बनाता है कि मुझे उस चीज़ के पास जाना है, उसको पकड़ना है, और उसके अब ये जो प्लानिंग सुनना है, मुझे वहाँ तक जाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, समन्वय करेगा अपनी माइंड का और अपने पैरों का, उसके पास तक जाएगा, फिर उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी चीज़ को वो पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएगा। तो इसमें तीनों आएगा आपका, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया पढ़ने और लिखने से रिलेटेड है आपका। इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। अब पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो शब्दों को पहचानने में दिक्कत कर जाता है। जैसे कि आपके हिंदी जो वर्णमाला है उसमें सा होता है, सा होता है, और ये भी सा होता है। तो बच्चा इन तीनों में कंफ्यूज रहता है कि जब कोई वर्ड बोला जाता है बच्चे से लिखने के लिए या फिर उसका उच्चारण करने के लिए, तो वो कौन से वर्ड का यूज़ करे, उसको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इसका यूज़ करना है, मुझे इसका करना है या इसका करना है। अब इनका जब उसको बेसिक वर्णमाला ही नहीं पता कि वर्ण जो है, वर्ड के जो वर्ण है उसके बारे में नहीं पता, तो वो शब्द कैसे सीखेगा। तो उसको शब्दों के बारे में दिक्कत रहती है कि एक शब्द, जो कोई शब्द है उसमें कौन सा वर्ण लगेगा। इसमें जैसे सा है, बच्चा इसकी जगह याला लगा देता है, कई बार याला सा यूज़ कर देता है, तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है एकदम, या वो गलत हो जाता है, वो शब्द ही गलत हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, आगे चल के बच्चे, अब जब यहाँ पर बच्चे बोल ही गलत रहे हैं, शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे, तो वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते। उन बच्चों को जो कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो भी ख़राब होती है। और ये जो है आपका डिसलेक्सिया, ये मस्तिष्क के उस भाग को प्रभावित करता है, मतलब मस्तिष्क का जो आपका माइंड है उसका वो पार्ट डैमेज होता है। इसमें जो शब्दों को समझने, उनका उच्चारण करने में, कम्युनिकेशन करने में आपका हेल्प करता है। तो इसमें आपका जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसमें बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है, बच्चे को पढ़ने में नहीं आती चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा स्थानीय मान, मात्रा, संख्या रेखा, लेन देन की अवधारणा को समझने में कठिनाई दिखाता है, इस रूप में जाना जाएगा। अब बच्चा है कोई, उसको दिक्कत हो रही है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब मैंने लिखा 1023,
तो इसका स्थानीय मान कौन सा हम बोलते हैं? एक है इकाई, दहाई, वंस, टेंस, थाउजेंड, वंस, टेंस, 100,000। इस तरीके से हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो बच्चे को इसकी नॉलेज नहीं होती कि स्थानीय मान कौन सा इसका, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। बच्चे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। दूसरा है मात्रा। अब बच्चे को क्वांटिटी भी नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी होती है किसी चीज़ की। जैसे किलोग्राम में हम कोई चीज़ तोलते हैं, चीनी हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, उसको इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है, मतलब उसको नहीं पता। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो। संख्या रेखा, लेन देन। अब कितने मैंने पैसे दिए, और जैसे मैंने कितने पैसे दिए, मैं 10 रुपये दिए दुकानदार को, मुझे उसके बदले मैंने कोई सामान खरीदा 5 या 7 रुपये का, 5 या 7 रुपये का सामान खरीदा मैंने, 10 में से मैंने 7 का सामान खरीदा, तो मेरे पास 3 रुपये आने चाहिए वापस। अब बच्चे को लेन देन में पता ही नहीं है कि मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने रुपए मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तब बच्चा क्या करेगा? मतलब बच्चे को किस चीज़ की दिक्कत है इसमें? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो आपका पढ़ने से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। डिस्ग्राफिया, ये आपका लिखने से होता है। बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, चित्र बनाने में, मतलब लिखने से जो आपकी उंगलियों से जो वर्क करते हो आप, उसमें बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे कि आप मिट्टी से खेलते हो या मिट्टी से कुछ चीज़ बनाते हो, कोई मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो आप वो भी नहीं बना पाओगे सही। डिस्ग्राफिया में जो होता है, आप लिख भी नहीं पाओगे, आप ड्राइंग भी नहीं बना पाओगे। मतलब आप लिखने से रिलेटेड, हैंड से, आपकी जो फिंगर से रिलेटेड आप जो भी वर्क करोगे उसमें आपको दिक्कत होगी। इसमें ये होता है। डिसकैलकुलिया, आपको कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और हमसे मात्रा, स्थानीय मान, ये सब लेन देन, ये सब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, चौथा होगा नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्फेसिया। अब डिस्फेसिया में क्या होता है? अब कोई बच्चा है जिसको डिस्फेसिया में दिक्कत है, तो डिस्फेसिया में आपका, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। भाषा समझने में समस्या, बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। दूसरा सही पेश या कौशल, ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो होता है सही पेश या कौशल आपका, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था। डिस्प्रैक्सिया होता है जिसमें बच्चे को दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया आपका जो आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो डिस्फेसिया में क्या होगा? डिस्फेसिया में जो बच्चा है वो भाषा को समझने में दिक्कत करता है। सही पेश या कौशल में समस्या। दूसरा ऑप्शन आपका पहचानने में समस्या या पढ़ने में समस्या। अब पहचानने में समस्या कुछ भी हो सकती है, बच्चा को पहचानने में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, अपने आसपास के माहौल को पहचानने में, या फिर किसी कॉन्सेप्ट या कोई सवाल है, या फिर कोई किताब में कोई कहानी है उसको समझने में, मतलब पहचानने में आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। पढ़ने में समस्या, ये आपका डिसलेक्सिया था। और सही पेश या कौशल में समस्या, ये भी पेश से संबंधित है। ये डिस्प्रैक्सिया है, ये डिस्प्रैक्सिया है, यह आपका डिस्प्रैक्सिया है, यह आपका कुछ भी नहीं है, पहचानने में समस्या। और ये आपका डिसलेक्सिया है, समझने में, भाषा को समझने में समस्या, ये आपका सही है फर्स्ट ऑप्शन। डिस्फेसिया में बच्चे को क्या होता है? वो भाषा को समझने में समस्या आती है बच्चे को, और अब भाषा को समझने में समस्या, अब बच्चे को सामने वाले की भाषा समझ नहीं आ रही, तो उसका मतलब वो अपनी बात ही सामने वाले को नहीं समझा पाएगा। जब तक उसे दूसरे की बात समझ नहीं आएगी, जब तक वो अपनी बात भी नहीं समझा पाएगा। तो इसमें बच्चे को अभिव्यक्ति में दिक्कत होती है, जो अपने जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करना चाहता है सामने वाले को, किसी भी अदर पर्सन के सामने, उसको वो ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। अब इसमें क्या होता है? बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, भाषा को समझने में दिक्कत होती है। अब ये इसमें बच्चे को दिक्कत यही होती है कि बच्चे को दिक्कत होती है बोलने में और भाषा को समझने में, इसमें आगे कुछ नहीं। और बच्चे को गड़बड़ होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है? अब बच्चे को बोलने में दिक्कत है, अपनी भाषा समझाने में दिक्कत है, तो पढ़ने में दिक्कत करता है, लिखने में दिक्कत करता है, और इशारों की जो हम इशारों में करते हैं बातें या जो भी है उनमें भी दिक्कत करता है। मतलब बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। कुल मिला के ये डिस्फेसिया में, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पर पढ़ने में अलग चीज़ होती है, और पेशिया अलग है, और लिखने में अलग होती है, वो तीनों अलग हैं। लिखने में बच्चे को डिस्ग्राफिया होगा, सिर्फ उसे लिखने में दिक्कत है। पढ़ने में बच्चे को डिसलेक्सिया होगा, किसी वजह से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, शब्दों को पहचानने में। लेकिन जो डिस्फेसिया है उसमें बच्चे को भाषा को समझने में, उसके तीनों आ सकते हैं। भाषा कब समझेगा? जब उसे डिस्प्रैक्सिया आएगा, तो आपका इसमें डिसलेक्सिया जाएगा इसमें आपका, क्योंकि डिस्प्रैक्सिया में आप तो पेश या कौशल आ जाती हैं, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थान की निरंतरता को दूर करने और छात्रों को सामान्य कक्ष शिक्षा में बिताए समय में वृद्धि करने में डैश बहस के दो मुद्दे। मतलब आपको स्थान की निरंतरता को दूर करना है
और छात्र को सामान्य कक्ष शिक्षा में बिताए समय में वृद्धि करनी है। ये दो चीज़ें हैं जिस पे बहस होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे वो विशेष बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो, ये भी ठीक है। समावेश, बिल्कुल। विचार, ये तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन। विचार तो ये आपका ये है ही नहीं कुछ। ये यहाँ पर बहस की बात करें ना कि विचार की। विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा में सिर्फ विशेष बच्चे आ जाएंगे, सामान्य बच्चे नहीं आ पाएंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं। और यहाँ पर बोला गया कि सभी बच्चों, इसमें बोला गया कि सामान्य कक्षा शिक्षा में बिताए समय में वृद्धि, सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे आएंगे इसमें। यहाँ पर सिर्फ विशेष शिक्षा की बात कर रहा है। विशेष शिक्षा विशेष बच्चों को दी जाती है स्पेशल स्कूलों में, लेकिन हम समावेशी शिक्षा में दोनों स्कूलों की बात करते हैं, जो विशेष भी है और सामान्य भी है, और दोनों बच्चों को साथ मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये तो होगा नहीं, आपका ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिक्कत है। कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही, कोई बच्चा। लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका समावेश है, क्योंकि इसमें सब बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। और यही दो मुद्दे हैं कि इसमें जो बात की गई है कि समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है। यहाँ पर बहस होती है कि सामान्य बच्चे जो है उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जाए, जो विशेष बच्चे हैं उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जाए। ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनका जो एटमॉस्फेयर या उनका जो व्यवहार है वो समाज से अलग रह के सीखेंगे। मतलब उनका जो पर्सनैलिटी, जो उनका व्यक्तित्व, वो जो विकास होगा वो अलग होगा अन्य बच्चों से जो सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं। और जब वो बड़े होंगे तो उनके बीच में फिर समाज के साथ कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर बहस छिड़ती है कि सामान्य जो बच्चे हैं विशेष बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि जब वो उन बच्चों को देखते हैं कि हम इनसे अलग हैं थोड़े, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, उन्हें कोई भी हो सकता है, कोई भी विकार हो सकता है, प्रॉब्लम। आपको डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। तो वहाँ पर बच्चे को लगता है कि हाँ मैं इनसे थोड़ा अलग हूँ। तो यहाँ पर इन्हीं दो चीज़ों पर बहस होती है कि हमें बच्चों को विशेष सामान्य बच्चों के साथ बिठाना चाहिए, कोई बोलता बिठाना चाहिए, कोई नहीं बोलता नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन जो सही मायने में हमें दोनों बच्चों को, जो विशेष बच्चा है और जो सामान्य बच्चा है, दोनों को एक साथ बिठाना चाहिए। इससे जो सामान्य बच्चा है और जो विशेष बच्चा है एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, उनके अंदर बीच में भेदभाव की भावना नहीं होगी। जैसे अगर कोई बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बच्चा विशेष स्कूल में पढ़ रहा है, जब दोनों बड़े होंगे तो जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो जो विशेष बच्चा है वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करेगा, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करेगा जो सामान्य बच्चे के सामने, कि मैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकता या कोई भी चीज़ है। और जो सामान्य बच्चा है वो उन बच्चों के साथ बैठना पसंद करेगा या नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा एक तरह से देखा जाता है, क्योंकि वो देखा कि वो इनसे अलग है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें समावेशी करना है और सब बच्चों को साथ में बैठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बैठे, सामान्य बच्चा भी और विशेष बच्चा भी। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा छात्रों में विविधता का प्रकार है। मतलब छात्र किस किस कारण से अलग हो सकते हैं। अब कारण तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है ना, पारिवारिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए आपके, लिंग, संस्कृति, भाषाई या ये सभी। अब आपका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पर 4th ऑप्शन होगा, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें बच्चा पृथक मतलब अलग बताया गया है। अब वो किस किस कारण से अलग हो सकता है, लैंगिक रूप से भी अलग हो सकता है, संस्कृति से, उसका कल्चर कैसा है, उसके रीति रिवाज है, खान पान है ना, कैसी भाषा का अब यहाँ पर भाषा भी है, तो कैसी भाषा बोलता है वो अपने एटमॉस्फेयर में, अपने परिवेश में, अपने समाज में। तो आपके यहाँ पर तीनों ठीक होंगे, क्योंकि बच्चा जब बच्चे की संस्कृति अलग है तो उसका रहन सहन अलग होगा, उसकी वेशभूषा अलग होगी, खाना जो उसके भोजन है वो भी अलग होगा, और उसकी भाषा भी अलग होगी बिल्कुल। तो बच्चा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, सामने दूसरे बच्चों के साथ समन्वय नहीं कर पाएगा, कि एक बच्चा है कोई किसी दूर दराज राज्य से आया, या फिर किसी ऐसी वंचित क्षेत्र से आया, जनजाति से आया, जहाँ पर उसके जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, पहनावा है, वो एकदम अलग है। और जब वो यहाँ पर स्कूल में आता है, किसी गांव वाले स्कूल में, किसी शहर के स्कूल में आता है, तो वो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भाषा एकदम अलग है। तो वो एकदम पृथक होने का कारण क्या है, यही है कि उसको जो अपनी बात बोलेगा सामने वाले को समझ नहीं, क्योंकि वो दूसरी भाषा बोलता है, और वो जो बच्चा है वो दूसरी भाषा बोलता है, उसका पहनावा अलग होगा, उसका खान पान अलग होगा। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जो बच्चे को अलग करती है समाज से, कि एक बच्चा व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक या भाषाई रूप से, कल्चर से, संस्कृति से अलग हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण
ये सभी कारण है इसके कि बच्चा एक छात्र जो है वो विविधता का प्रकार है। अच्छा, कौन सा छात्र में विविधता का प्रकार है? छात्र में विविधता का प्रकार ये 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक रूप से वंचित छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब कि सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चा है, जिसका जो सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चा है, जिसका समाज में इंटरेक्शन करने में दिक्कत हो रही है उसको, उसके शैक्षिक प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन आपका, शैक्षिक प्रदर्शन न केवल बुद्धिमत्ता से बल्कि कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। अब आपका जो है शैक्षिक प्रदर्शन, आपकी एजुकेशनल जो वो है परफॉर्मेंस है ना। अब बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है? वो सिर्फ मेंटल पर डिपेंड, मतलब उसके सिर्फ माइंड पर डिपेंड करती है, या फिर उसके आसपास के वातावरण पर, व्यक्तिगत कारक पर, उसके पारिवारिक कारक पर, इन पर भी डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रभावित करती है बच्चे को, सिर्फ मानसिक रूप से ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि कई अन्य कारक ऐसे हैं जिनसे बच्चे का जो एजुकेशन, जो उसके परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है बच्चे की, सारी सिंपल सी बात, वो एजुकेशन के क्षेत्र में कैसी है, मतलब वो कितना अच्छे से सीख रहा है, परफॉर्मेंस उसकी कितनी अच्छी है। तो और भी कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं उसके एजुकेशन को, जो उसकी परफॉर्मेंस है। छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन पर्यावरण, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारकों को द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल, छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन पर्यावरण पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। सामाजिक पर डिपेंड करता है, आप कैसे समाज में रह रहे हो, आप कैसे क्षेत्र में रह रहे हो, आपके जो आसपास का समाज है वो कैसा, पढ़ने लिखने वाला है, या फिर मतलब कि बच्चे होते हैं कि खेल कूद वाला, कि आसपास के बच्चे, या फिर बड़े जो लोग हैं जो वो वेल एजुकेटेड है या नहीं है, या वो कारीगर टाइप के इस तरह के लोग हैं, जो मजदूर लोग होते हैं उनकी तरह। तो आपकी मेंटलिटी भी वैसी बनेगी कि आप उस एटमोसफेयर में एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप उनसे अलग निकल के नहीं चल सकते। बहुत से केस देखे गए, हाँ चले जाते हैं अलग निकल के, लेकिन वो स्पेसिफिक केस होते हैं। तो आपके समाज पर डिपेंड भी करता है। अब आपका समाज तो है, आपका जिस जैसे समाज में रह रहे हो, अब आपका परिवार कैसा है। अगर आपका समाज बेकार है लेकिन आपका परिवार पढ़ने लिखने वाला है, एजुकेटेड है, तो आप पढ़ने लिखने वाले बनोगे। जैसे आपके फैमिली में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप भी सोचोगे कि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब लूँ। लेकिन यदि आपके घर में सब प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे कमा रहे हैं, तो आप ये सोचोगे कि मैं भी प्राइवेट अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ और उसमें ही अपना लग जाऊँगा, उसमें सही, जब घर वाले सक्सेस हुए तो मैं भी सक्सेस हो जाऊँगा। इस तरीके से वो आपको गाइड कर देंगे, मतलब आपकी गाइडेंस परिवार से ही मिलती है। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ठीक है। बच्चा व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपका बच्चा देखता है कि मुझे समाज में चाहे कुछ भी हो रहा हो, परिवार में कुछ भी हो रहा हो, मुझे ये बनना है तो मुझे ये बनना है। वो ठान लेता है इस चीज़ को, तो वो उसको अचीव करता है। बस आप बच्चे को बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका, शैक्षिक प्रदर्शन को माता पिता के प्रोत्साहन द्वारा मार्गदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन में देखा गया पारिवारिक, आपका परिवार का आपको गाइडेंस मिलेगी, तो बिल्कुल मार्गदर्शन मिलेगा बच्चे को माता पिता का, या ब्रदर का ही मिल सकता है, सिस्टर का ही मिल सकता है। तो आपका जो है इसमें सेवंथ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? इनमें आपके तीनों ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो इसमें से गलत हो, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी स्कूल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशेष रूप से सक्षम बच्चों के सीखने में परिणामों में सुधार करना। समावेशी स्कूल के बारे में बताया गया है, कौन सा कथन इसमें सही है, ना कि नॉर्मल स्कूल के बारे में। नॉर्मल स्कूल तो अलग है, ठीक है ना। तो हम कहें समावेशी स्कूल के बारे में देखकर इसका आंसर लगाना है। दूसरा ऑप्शन आपका, अपनी क्षमताओं के बावजूद छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। तीसरा, वंचित बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। चौथा, प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। तो कोई विशेष बच्चा है लेकिन वो सक्षम है, मतलब वो काम कर सकता है जो भी है ना, तो उसके परिणामों में आप सुधार करोगे। अब बच्चे को जो चीज़ आती है, आप कोई बच्चा, आप उसे कुछ सिखाना चाहते हो लेकिन उसे आता है, वो सक्षम, वो चीज़ कर सकता है, तो उसके परिणामों में सुधार करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अपनी क्षमताओं के बावजूद छात्रों को सीखने के परिणामों में सुधार करना। अब बच्चे को जितना आता है, समावेशी शिक्षा में ये तो देखा जाता है कि बच्चे को कितना आता है और हमें उसकी कैसे हेल्प करनी है और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसको समावेशी शिक्षा में सिंपल नॉर्मल बच्चा भी आता है और स्पेशल बच्चा भी आता है। अब स्पेशल बच्चे को जितना आता है उससे उसे ज़्यादा आना चाहिए। अगर बच्चे को डिसकैलकुलिया है, मतलब उसको दिक्कत है, गणित में दिक्कत है इसको, तो उसे तो जितना आता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा सिखाना है
क्योंकि वो अपनी क्षमता को से कम सीख रहा है। जो नॉर्मल क्षमता होनी चाहिए सामान्य की, उससे वो कम है सीख रहा, कम आंका जा रहा है, तो हम उसके में सुधार करेंगे, परिणाम में सुधार करेंगे। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन का आप नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, वंचित बच्चों के सीखने के परिणाम में सुधार करना। और कोई वंचित बच्चा है, उसके बच्चे के जो परिणाम है उसमें सुधार करोगे, ये भी ठीक है। ये भी प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार। अब प्रतिभाशाली बच्चा वो खुद टैलेंटेड है वो इतना, तो आपको उसके परिणामों में सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका हुआ नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन जो इस समय बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश एक ऐसी जगह है जहाँ प्रत्येक बच्चे को उसके साथियों का या स्कूल के समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका पहले एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे की जो दिक्कत है और दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो उस बच्चे की जो दिक्कत है वो टीचर सॉल्व कर सकता है, या स्कूल में जो बच्चे स्टूडेंट है वो साथ ही सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को, दिक्कत जहाँ आ रही है बच्चे को, और जो स्कूल का जो स्टाफ है वो भी उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे कौन सी जगह है, तो वो उनको ऐसे स्कूल को क्या कहा जाता है? विशेष स्कूल, जहाँ पर सिर्फ अब विशेष स्कूल में सिर्फ विशेष बच्चा आएगा। अब हमें अब कोई सिंपल जो नॉर्मल बच्चा उसको दिक्कत होगी तो क्या उसकी दिक्कत दूर नहीं करेंगे उसके साथ ही? बिल्कुल करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका दोनों मतलब ए और बी दोनों। और थर्ड और आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर होगा समावेशी स्कूल, क्योंकि यहाँ पर दोनों में विशेष स्कूल आ जाएगा, और विशेष स्कूल में सिर्फ विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनको दिक्कत होती है पढ़ने में, जिनको एजुकेशन लेने में दिक्कत होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, और थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों ए और बी बोला है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर समावेशी स्कूल में आप सिंपल नॉर्मल बच्चा और विशेष बच्चा दोनों को पढ़ाओगे, उसको जो प्रॉब्लम है, जो एक सामान्य बच्चा और जो एक विशेष बच्चा दोनों की जो दिक्कत है वो आप इसको समावेशी स्कूल में ठीक करोगे। समावेशी शिक्षा में RCI भारतीय पुनर्वास परिषद की क्या भूमिका है? अब भारतीय जो पुनर्वास जो परिषद है ये क्या करता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। बाद में इसमें 2000 में फिर संशोधन कर दिया गया, फिर 2003 में भी किया गया मेरे ख्याल से। मतलब इसमें बीच में क्या संशोधन किया गया, और शायद अधिनियम के रूप में भी देखा गया था 1993 में। इसको एक संवैधानिक नियम संशोधन किया गया था इसमें अधिनियम। मतलब ये है कि इसके आपको 2-3 सन याद रखने। एक तो 1986 में इसका जो स्थापना की गई थी, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, 1993 में इसको संसद में लाया गया था, और 2000 में इसका संशोधन किया गया था। ये आपको 3-4 डेट याद रखनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करना, बिल्कुल ठीक, ये करता है इस काम को। प्रशिक्षण संस्थान के मानकों को निर्धारित करना, कि जो हमारे जो टीचिंग जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो मानक है उनको निर्धारित करना कि ये क्या क्या काम इनको और क्या कराना चाहिए, क्या काम नहीं कराना चाहिए, इनका एम क्या होना चाहिए इस शिक्षा को लेकर। इस तरीके से कि एक टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाना है, उनको एक टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है, उनके जो मानक हैं उनको निर्धारित करना, उनके जो टीचिंग मेथड हैं या टीचिंग एड्स हैं उनकी, और भी इसमें जो विकास कार्य हैं टीचिंग के क्षेत्र में एरिया में जो है इनको विकसित करना। तो ये भी होगा। पुनर्वास के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, इनको अभी मान्यता भी देता है। पाठ्यक्रम जो चलाते हैं संस्थान जो विश्वविद्यालय जो है, इनकी जो बुक्स होती हैं या फिर जो भी है सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसको मान्यता देना, ये काम भी करता है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए पेशेवरों को पंजीकृत करना, रजिस्ट्रेशन करना, जिनको आता है, मतलब जो एक ही प्रोफेशन में बहुत आगे है, उनको मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है, एक ही फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से उनको आता है कि हमें कैसे बच्चों को सिखाना है, प्रशिक्षण देना है, टीचर्स को कैसे प्रशिक्षण देना है कि वो कैसे पढ़ाएं स्कूल में जाके, इस तरीके से। तो उनका रजिस्ट्रेशन करना। तो ये चारों काम करता है। अब कौन सा इनमें से ऑप्शन है सर? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा के ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो कि पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं, CTET, UPTET और हर टेट एग्ज़ाम में, चाहे आपका स्टेट टेट हो के या आपका NVS हो, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा से पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके,
क्वेश्चन आपके होते हैं कि बच्चों को कहाँ विकार जिन्हें हम बोलते हैं, बच्चों को कहाँ डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके। तो आपको ज़्यादा ये पढ़ना है कि कौन सी डिसेबिलिटीज़ को किस स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के 10 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।